चैप्टर 2059 असली खत्म। एक तेज धमाकों की आवाज और टकराती हुई एनर्जी की गूंज चारों तरफ फैल रही थी। स्पेस फट रहा था और जमीन दर्द से कराह रही थी। सबके लगातार हमलों के नीचे क्वान एक्साइयो मुश्किल से टिक पा रहा था और उसके शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे। वो बाकियों के हमले बचा लेता था, लेकिन झंग यी के हमले से बचने का कोई तरीका नहीं था। तुम मुझे जबरदस्ती एलिमेंटल रूप में बदलना चाहते हो और फिर प्ले की पावर से दोबारा हमला करना चाहते हो। मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। वो पागल तानाशाह बेवकूफ नहीं था। उसने हाथ उठाया और उसके आसपास की धरती तेजी से कांपने लगी। एक भारी गड़गड़ाहट के साथ जमीन के भीतर से हड्डियों के विशाल पहाड़ बाहर निकल आए। हर तरह के कंकाल सबको घेरने लगे और उनकी हड्डियों के बीच से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। कुछ हड्डियां, खासकर खोपड़ियां, दसियों मीटर ऊंची थी। ये उन तमाम शक्तिशाली प्राणियों के अवशेष थे जो अरबों सालों से डार्क सन फॉरेस्ट में भटक कर या मजबूर होकर मारे गए थे। सिर्फ इनके आकार को देखकर ही पता चलता था कितने ताकतवर रहे होंगे। इन लाशों की लड़ाई की क्षमता सीमित थी, लेकिन ये काली एनर्जी का भंडार थी जो दिमाग को जहर की तरह दूषित करती थी। स्कल माउंटेन टूट गया और अरबों स्केल्टन्स गरजते हुए नीचे लुढ़क पड़े और काला धुआं लगातार उठता जा रहा था। कुछ लूनेरियन वॉरियर्स अगर हल्के से भी छू जाते तो जल्दी ही पूरी तरह काले हो जाते, जैसे सफेद कागज पर स्याही गिरती है, और फिर वो उसी काली स्याही जैसे क्वान एक्साइयों की हालत में पहुंच जाते। थोड़ी ही देर में वो अपने ही साथियों के खिलाफ हथियार उठा लेते। इनकी तरफ ध्यान मत दो, मैडाउल को मारो, सब खत्म हो जाएगा। झंग यी ने स्केल्टन्स को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे अपनी मीरियड फिनोमेना की सीमा को बढ़ा दिया। चाहे स्केल्टन हो या काला धुआं, उसके 3000 डिफेंसेस को तोड़ने में और डायमेंशनल गेट को दूषित करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। सब लोग रुकना मत, इसे चूर चूर कर दो। झंग यी गरजा। उसकी लड़ाई की आग आसमान छू रही थी। असल दिक्कत यह थी, सामने एक मानसिक रूप से अस्थिर नाइट लेवल सुपरह्यूमन था और झंग यी उसकी नाइटली एसेंस के लिए बेहद लालची था। झंग यी स्केल्टन्स रोक रहा था, इसलिए बाकी लोगों को कोई चिंता नहीं थी। अब एक के बाद एक हमले बरसने लगे। दर्जनों एप्सिलॉन लेवल इनह्यूमन्स भी थे, सबसे कमजोर भी ब्लैक चैरियट स्तर का। बहुत सारी चींटियां भी हाथी को गिरा देती है, और ये तो भूखे लक्कड़ बग्घों का झुंड था। स्वूश स्वूश स्वूश। झंग यी ने उंगलियां तलवार की तरह तानकर स्पेस ट्रिपिंग हमले किए और क्वांग एक्सायो ने अपने चारों तरफ बड़ी मात्रा में स्याही बना ली रक्षा के लिए। उसे इस स्पेस डिपार्टमेंट वाले लड़के से नफरत थी और साथ ही बेहद जलन भी। सिर्फ छठी पीढ़ी का इंसान होकर इतनी ताकत जो सिर्फ डीमन गॉड के पास होती है। उसने अपना बाया हाथ आसमान की तरफ उठाया, मानो बादलों को फाड़कर ऊपर इकट्ठा होती काली शक्ति को खींच रहा हो। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारी डिफेंस नहीं तोड़ सकता। बूम। आसमान के काले बादलों में एक विशाल छेद बना और पहाड़ जितनी स्याही की बाढ़ सीधे झंग यी की तरफ टूट कर गिरी। ये लाइन मुझे इतनी जाने पहचानी क्यों लगती है? उसी पल झंग यी के दिमाग में पुराने दोस्तों की झलकियां चमकी। लिंग फेंग, फेंग हुएंग युअनरन, ली चंगोंग, यहां तक कि यिट्यूजियर और झेंगलो। मरने से पहले या हारकर भागते हुए वो सब यही बोलते थे, अरे लोग क्यों नहीं मानते कि मेरी डिफेंस दुनिया में सबसे बेस्ट है? ऐसा बोलते हुए भी झंग यी कब घमंडी रहा है? उसने डीमन गॉड आर्मोर की शक्ति पूरा बढ़ा दी और उसके दाहिने हाथ में एक डीमोनिक ब्लेड आकार लेने लगा। यह था डीमन ब्लेड बोस, 25,000 एबिलिटी इंडेक्स वाला, रोज झंग यी के साथ लड़ने वाला, और जिसे खूब सेंटिपीड्स व प्रिमोर्डियल स्क्रैप्स खिलाए गए थे। कई उतार चढ़ावों के बाद बॉस अब बाकी नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल साथियों से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गया था।
दिमाग थोड़ा कम चलता है, लेकिन झंग यी के साथ जिंदगी शानदार हो गई है। झंग यी डिफेंस भी कर रहा था और साथ में अटैक भी। मीरियड फिनोमेना से रक्षा और डिमोनिक पावर से वार। ड्रिफ्टिंग इन द डार्क रियल्म। उसके पीछे एक काला वॉटेक्स बना और डिमोनिक ब्लेड से काली ज्वार तरंग आसमान फाड़ते हुए ऊपर की स्याही की बाढ़ से टकराई। दोनों की अटैक पावर में ज्यादा फर्क नहीं था। झंग यी क्वान एक्सायो को दबा नहीं पा रहा था, पर उसे दबाना जरूरी भी नहीं था। उसके बगल में थे सिल्वर सेंटोर, ब्लैक ड्रैगन, किंग आर्थर, बेंजामिन मॉर्गन और दूसरे ब्लैक बिशप लेवल सुपर ह्यूमंस। ये ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका थे। होली क्रैप! चारों ओर से हमलों की बारिश मैड आउल पर गिरी। उसकी रक्षा पूरी तरह टूट गई और उसका शरीर फिर से स्याही के बादलों में फट गया, मानो टूटा हुआ चीनी मिट्टी का बर्तन। इस बार स्याही और भी काली थी। पुनर्गठन बहुत धीमा और दर्द व कमजोरी साफ महसूस हो रही थी। झंग यी ने गहरी सांस ली। ये टक्कर आसान नहीं थी, लेकिन वो पल आ चुका था। सिस्टर लेबनिस ने हाथ जोड़कर फिर से मॉर्निंग चलाया और मैड आउल पर हमला किया। शरीर टूट चुका था, फिर भी वो स्याही से एक काली नदी बनाकर प्ले की शक्ति को पूरी तरह मिटाने लगा। वो उसी चाल के लिए कैसे तैयार नहीं रहता? वो दोबारा ऐसे कैसे फंसता? हमला असरहीन देख सिस्टर मॉर्निंग निराश हो गई। आखिर ताकत का फर्क बहुत ज्यादा था। पहली बार चाल चली, बस तभी चली, लेकिन क्या बस इतना ही? बिल्कुल नहीं। झंग यी सबकी ताकत इसलिए इकट्ठी नहीं कर रहा था कि बस थोड़ा प्लेग पेन दिया जाए। वो चाहता था पूरी तरह सफाया। एक्साइन एक्साइन, मौका पकड़ो और इसे हमेशा के लिए मिटा दो। ये तुम्हारी शक्ति कभी नहीं झेल पाएगा। झंग यी गरजा। जैसे ही उसने बोला, उसकी परछाई से एक काले ड्रेस स्टाइल बैटल सूट में एक लड़की बाहर निकली। यांग एक्साइन एक्साइन। उसने ठंडी नजरों से मानव रूप में लौटे मैड आउल को देखा, अपना सफेद हाथ उठाया और उसके पीछे उठते काले धुएं से टूटा हुआ एंजल पपेट उभर आया। झंग यी की असली किलर मूव यांग एक्साइन एक्साइन थी। कैजुअलिटी वेपन्स की एक कमी होती है। टारगेट को लगना मुश्किल, लेकिन लग जाए तो पुरस्कार पागलों वाला। झंग यी ने जानबूझकर वो बात बोली ताकि क्वान एक्सायो सोचे कि यांग एक्साइन एक्साइन की क्षमता लेबनिस जैसी एनर्जी टाइप है। फॉलन गोलेम के हाथ में अब एक अजीब सा लंबा काला बो बन चुका था, जो ट्विस्टेड सिंबल्स और कॉजल लाइन से बना था। एक तीर वर्चुअल कोड और मेम इंफॉर्मेशन स्ट्रीम से बना बो स्ट्रिंग पर चढ़ चुका था। यांग एक्साइन एक्साइन ने फॉलन पपेट को नियंत्रित किया। उसका सिर झुक गया। वो डरावने गुड़िया जैसा पपेट अपने मजबूत हाथों से विशाल बो को खींचने लगा और काला तीर सीधे मैड आउल की स्याही शरीर की तरफ निशाना बन गया। मेमे वायरस लोडिंग चैप्टर 2360 असली खत्मा 2। यांग एक्साइन एक्साइन ने धीरे से कमांड बोली और फॉलन पपेट ने तुरंत बो स्ट्रिंग छोड़ दी। वो मेम एरो बिना किसी आवाज या एनर्जी की तरंग के उड़ गई। ऐसा लगा मानो ये इस डायमेंशन में मौजूद ही नहीं। सीधे स्पेस और मैटर की दीवारें पार करती चली गई। मैड आउल ने अनजाने में बहुत सारी काली स्याही एकत्रित कर ली। ये वही स्पेशल एनर्जी थी जो डायमेंशंस को खराब करती है। सिद्धांत के अनुसार 99% अटैक्स जो एलियन एनर्जी पर आधारित है, वो एनर्जी से बच नहीं सकते। भले अटैक का तरीका समझ न आए, पर एनर्जी न्यूट्रल करके डिफेंस किया जा सकता है। जैसे चाहे दुश्मन तीर, भाला या मशीन गन इस्तेमाल करे, अगर एक मोटा किला बना हो तो उसका हमला रोका जा सकता है, लेकिन किले से जहरीली गैस को नहीं रोका जा सकता। कैजुअलिटी एक नियम है, एनर्जी बॉडी नहीं। इसलिए मेम एरो सीधे मैड आउल की स्पेशल ब्लैकिंग वॉल में से निकल गई। जैसे ही वो स्याही को छुआ, वो उसमें घुल गई। मैड आउल की मेंटल विल जरा सी डगमगाई। उसे स्याही क्लोन पर हमला होते हुए
कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, मानो एक हल्की हवा छूकर निकल गई हो। बस इतना। लेकिन अगले ही पल उसे आखिर समझ आया कि कुछ बहुत बड़ा गलत है। ये नहीं। स्याही के भीतर से घबराहट भरी चीख फूटी। उसने अपने कॉन्शियसनेस में एक ठंडी, बिल्कुल आज्ञाकारी कमांड महसूस की, जो जबरदस्ती उसकी मूलात्मा पर लिखा जा रहा था। उसका दिमाग कठोर होने लगा। उसके शरीर पर उसका नियंत्रण छीना जा रहा था, जैसे अदृश्य धागे उसे बांध रहे हों और उसे एक कठपुतली में बदल रहे हों। यह कॉन्सेप्चुअल स्तर का नियंत्रण सीधा नुकसान देने से ज्यादा डरावना था। कोशिश भी मत करना। पूरी तरह खुद को खोने से ठीक पहले मैडाउल ने पागलों की तरह दहाड़ लगाई और अपनी आखिरी चाल, कॉजल सेपरेशन, चला दी। एक बार फिर अपनी अस्तित्व का हिस्सा बलिदान करके उसने मेम वायरस की कॉजल लिंक जबरन तोड़ दी। पुफ, जैसे आत्मा का एक टुकड़ा खींचकर तोड़ दिया गया हो। स्याही में उबलन हुई, फिर अचानक सिमटकर वो फिर इंसानी आकृति बना। लेकिन इस बार वो हवा में एक घुटने पर गिर गया, काला खून खांसता हुआ। उसकी सांस बेहद कमजोर, चेहरा कागज की तरह सफेद और आंखों में मौत से बच जाने का डर और असीम नफरत थी। उसने झंगी और यांग एक्साइन एक्साइन को घूरा, खासकर उस मासूम दिखने वाली लड़की को। पहली बार उसे सच में लगा कि वो मर सकता है। नियमाधारित एबिलिटीज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और उससे भी बुरा की दूसरे पक्ष की क्षमता कंट्रोल टाइप थी, जो उसकी विकृत शारीरिक प्रकृति को सबसे ज्यादा नफरत है। काम कर गया। किंग आर्थर ने होली स्वॉर्ड कसकर पकड़ ली। उत्साह से उसके पीले चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई। कैजुअलिटी अटैक शरीर के टूटने पर भी असली शरीर को प्रभावित करता है। वो इसे सह नहीं पाएगा। बेंजामिन मॉर्गन अपनी उंगलियों पर गोल्ड कॉइन उछालते हुए बोला, मुझे पता था धरती की एलीट ताकतें एक जगह इकट्ठी हों तो कोई नट कितना भी सख्त हो, टूटेगा। ये लड़ाई हम जीतेंगे। आमतौर पर शांत रहने वाले ओदीन की एक आंख में भी राहत झलक गई। लगातार जबरदस्त लड़ाई और इतना अजीब, दिमाग घुमाने वाला दुश्मन सबके सिर पर भारी दबाव डाल रहे थे। झंगी जरा भी शांत नहीं हुआ। उसकी नजर और भी तेज हो गई, उस स्याही पर जमी हुई जो मेम के असर से कांप रही थी। वो जानता था, नाइट लेवल का ऐसा जीव, 50,000 एबिलिटी इंडेक्स वाला, जो 500 साल डार्क सन फॉरेस्ट में सिन ऑफ रॉथ समाल की करप्शन झेलकर जिंदा रहा, उसकी चालें कभी खत्म नहीं होती। मरता हुआ जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यांग एक्साइन एक्साइन ने हल्का भौहें सिकोड़ ली। अफसोस, कितना अच्छा होता एक ही वार में काबू में आ जाता, नाइट लेवल का एक और पपेट मिल जाता। लेकिन ये सामान्य भी है। हर नाइट रंग का जीव अपने आप में राक्षस होता है, खासकर पुराने ल्यूनेरियंस, जिन्होंने सदियों में सुरक्षा के नए तरीके विकसित किए हैं। टायरेंट को कैजुअलिटी से सबसे ज्यादा डर है, तो उसके पास इससे निपटने के तरीके भी होंगे। अगर हो सके मैं 2-3 बार और चलाओ। यांग एक्साइन एक्साइन ने हाथ उठाया और फॉलन पपेट के तीर भूतिया नीले रंग में चमकने लगे। कैजुअलिटी के अलावा उसके पास प्योर ऑफेंसिव पावर भी थी। 38,000 एबिलिटी इंडेक्स वाली यांग एक्साइन एक्साइन को ईहेन क्लैन के 2 महान नाइट्स ने सच्चा मॉन्स्टर माना है। वो आसानी से वो शक्ति तोड़ सकती थी जिस बढ़त का सपना बाकी लोग देखते हैं। लॉर्ड केओस एक बार और सलादीन की हथेली में शैडो स्टॉर्म घूमने लगा। वो झंग यी के साथ मिलकर वार करने को तैयार था। अच्छा, झंग यी ने बिना झिझक जवाब दिया, लेकिन उसकी नजर गंभीर रही। नाइट लेवल को मारना इतना आसान नहीं जैसे उम्मीद थी। जानवर ने खतरा भांप लिया और उसकी आभा और भी डरावनी हो गई। कई सालों में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है। क्या धरती के लोग इतना बढ़ चुके हैं? हाँ,
अफसोस, आज तुम सब यही रुकोगे और डीमन गॉड की खाद बनोगे। मैड आउल ने विशाल तलवार पकड़ी, सीने पर हाथ रखकर जोर से खासा, एग्जिस्टेंस को दो हिस्सों में बांटने का। बदला उसके शरीर को भारी चोट पहुंचा चुका था। हां, तुमने मुझे मजबूर कर दिया, तो चलो हम सब एक साथ सनातन पागलपन में गिरते हैं। मैड आउल की मेंटल रो रुक रुक कर आई, लेकिन उसमें अजीब, कांपती हुई पागल दृढ़ता थी। मैम वायरस से सत्ती स्याही अचानक भीतर की ओर सिमट गई, इंसानी रूप बनाने की कोशिश छोड़कर फट पड़ी। लेकिन इस बार जो फटा वो स्याही नहीं, बल्कि सघन, लगभग ठोस, काला स्पिरिचुअल वेव था। ये तरंग पलभर में पूरे बैटलफील्ड पर फैल गई और ब्रह्मांड की सारी मटीरियल डिफेंसेस को नजरअंदाज करके सीधे मानसिक चेतना पर वार किया। उफ, ये क्या था? सिर फट रहा है। झंगी और यांग एक्साइन को छोड़कर लगभग हर कोई इस डार्क फ्लक्चुएशन से तुरंत हिल गया, जम गया। किंग आर्थर की दृढ़ आंखों में भ्रम और हिंसा उतर आई। उसने एक्सकैलिबर लहराई, लेकिन सुनहरी तलवार ऊर्जा मैड आउल के बचाखुचा शरीर पर नहीं, बल्कि उसके पास वाले ओदीन पर चली। ओदीन की एक आंख लाल चमकी, गरज उठी बिजली, और वो भी क्रोध में तलवार ऊर्जा से भर गया। बेंजामिन मॉर्गन ने डर से देखा। उसके गोल्ड डॉलर्स मरोड़ खाते जहरीले सांपों में बदल गए और उसे निगलने लगे। सिल्वर सेंटो ने दर्द से चीख मारी। चार खुर उन्माद से पटकने लगे। ब्लैक ड्रैगन ने पागलों की तरह ड्रैगन ब्रेथ छोड़ी और स्कल माउंटेन के बड़े हिस्से को आग में ढकेल दिया। हंगामा, पूरी तरह पागलपन। चैप्टर 2361 द ट्रू किल 3। पलक झपकते ही संयुक्त सैनिक बल टूट गए और सब लोग जैसे अपनी सबसे गहरी डर और पागलपन में गिर गए, एक दूसरे को मारने लगे या बिना सोचे समझे हमला करने लगे। उन्हें एक दूसरे में अपने साथी नहीं, बल्कि डार्क सन फॉरेस्ट और समाल के डर से पैदा हुए भयानक राक्षस नजर आ रहे थे। ये था मानसिक प्रदूषण। डर से पैदा हुआ, ये इंसान की सोच को नष्ट कर देता है और उसे पूरी तरह से काबू में कर लेता है। खासकर ल्यूनेरियन जाति के योद्धाओं के लिए समाल का डर उनके अंदर जम से ही मौजूद है। डार्क मून एम्पायर के मून वॉरियर्स की हालत और भी खराब थी। समाल ने उन्हें बनाया था, इसलिए उनके अंदर मानसिक भ्रष्टता के खिलाफ प्रतिरोध की क्षमता और भी कम थी। कुछ ही देर में उनकी पूरी त्वचा काली पड़ी और वे पूरी तरह काले स्याह दैत्य जैसे बन गए, बिल्कुल उस पागल उल्लू की तरह। सिर्फ 2 लोग इस हालत से बचे रहे। बैटलफील्ड के किनारे सिस्टर लेबनिस और डिसिप्लिन फादर ओरियोन खड़े थे। जैसे ही ये काला मानसिक दबाव आया, अपोकलिप्स की कॉपी जो लेबनिस के सामने तैर रही थी, अपने आप पन्ने पलटने लगी और उससे गर्म, सुरक्षित होली लाइट निकली, जिसने लेबनिस और ओरियोन दोनों को ढक लिया। ओरियोन के हाथ में पकड़ा हुआ क्रॉस भी चमकने लगा। दोनों की आंखें साफ थी और वे अपने पागल हो चुके साथियों को गंभीर नजरों से देख रहे थे, पर वे खुद प्रभावित नहीं हुए। ये समाल का मेंटल पॉल्यूशन है। मैड आउल ने अपने ऊपर हुए मेंटल करप्शन को एम्पलीफाई किया है और सब पर फेंक दिया है। लेबनिस ने दुख भरी आवाज में कहा। ओरियोन ने भारी आवाज में कहा, अपोकलिप्स की पावर ने हमें बचा लिया, लेकिन बाकी लोग मुसीबत में हैं। बैटलफील्ड के बीच में झंगी एक अदृश्य बैरियर में ढका था, जो उसकी शक्तिशाली मेंटल शक्ति और स्पेशल पावर से बना था, जिससे मेंटल पॉल्यूशन अंदर नहीं जा पा रहा था। उसने यांग एक्साइन की तरफ देखा। लड़की का चेहरा बिल्कुल फीका, बिना कोई एक्सप्रेशन। उसकी आंखें कारण परिणाम को समझने जैसी गहरी और चमकदार थी। साफ था, इतना मेंटल इंटरफेरेंस उस पर असर नहीं कर रहा था। जैसे मैड आउल के पास कैजुअलिटी यूजर्स के लिए काउंटर तरीका था, वैसे ही झंगी और यांग एक्साइन के पास भी मेंटल अटैक्स को काउंटर करने का तरीका था। उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी।
उन्होंने बस यांग एक्साइन एक्साइन से कहा था कि वो दोनों पर एक एक तीर चलाए। मेम्स वाला तीर किसी की परसेप्शन पूरी तरह बदल सकता था। उसने झंगी और यांग एक्साइन के दिमाग में यह रूल बैठा दिया था, बाहरी मेंटल विल पावर का प्रभाव रेजिस्ट करो। मैड आउल का मेंटल अटैक बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो यांग एक्साइन के कोड के अंदर तक नहीं जा पाया, इसलिए बेअसर हो गया। जैसा सोचा था, बैकअप प्लान था, झंगी ने ठंडी आवाज में कहा, और उसने अपने पागल हो चुके साथियों पर नजर डाली। भौं हल्की सिकुड़ गई। उसने सोचा था कि वो सब पर तीर चलवा दे, लेकिन कौन मानता? अब पूरा दबाव उस और एक्साइन पर था। एक्साइन, उसे रोको, उसे मेंटल पोल्यूशन एम्पलीफाई करने मत दो। झंगी ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में चिल्लाया। एक्साइन चुप रही, लेकिन उसके पीछे खड़ी फॉलन पपेट ने कैजुअलिटी लॉन्गबो दोबारा खींचा और एक और मेमेटिक एरो कॉन्डेंस हुआ, सीधा उस काले अंधेरे की तरफ जहां से मानसिक लहरें आ रही थी। भूं, तीर गुजरते ही मेंटल डिस्टॉर्शन रुक सा गया और मैड आउल की दबाई हुई चीख गूंजी। वो फिर घायल हुआ था। बैटलफील्ड में मेंटल पोल्यूशन थोड़ी कम हुई, लेकिन जो लोग पहले ही करप्ट हो चुके थे, उन्हें सामान्य होने में बहुत समय लगेगा। कोई फायदा नहीं, तुम रोक नहीं सकते। डीमन गॉड की ताकत के नीचे चीखो और तड़पो। मैड आउल की आवाज चारों तरफ से आई। उसका असली शरीर जैसे मेंटल डोमेन में घुल मिला गया था। उसे पहचानना मुश्किल था। लगता है अब मुझे वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। झंगी ने सांस भरी। उसकी आंखें बेहद ध्यान से चमक उठीं। उसे एहसास हो गया, ये हालात जल्दी कंट्रोल नहीं हुए तो उसके पागल हो चुके साथी मर सकते हैं। झंगी ने अपना बायां आंख बंद किया और जब खोला तो उसका लेफ्ट आई एक प्राचीन पेंडुलम में बदल चुका था। मिनट हैंड हिला और टिंग, बस इतना। झंगी के अलावा पूरी दुनिया एब्सोल्यूट स्टिलनेस में जम गई। समय की मिनट हैंड, आसमान की अनंतता में एक पल। झंगी ने समय की सबसे ऊंची शक्ति खुद पर लपेटी और अपनी गति को स्पीड ऑफ लाइट तक बढ़ा दिया। दुनिया के लिए एब्सोल्यूट स्टिलनेस। 1 सेकंड, लेकिन 1 सेकंड उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए काफी था। जैसे इस काले धुएं वाले क्योटिक स्पेस में मैड आउल के असली शरीर को सटीक लोकेट करना और उसे लॉक करना। झंगी ने हमला करने की जल्दी नहीं की, क्योंकि सामान्य अटैक उसे नहीं मार सकता। एब्सोल्यूट स्टिलनेस की दुनिया में 1 सेकंड। उसने अपना दाहिना हाथ धीरे लेकिन बिजली जैसी स्पीड से उठाया। दिमाग एक और डायमेंशन में डूब गया। उस डायमेंशन में छुपा हुआ स्टोरेज गेट खुला। वहां से एक ऐसी शक्ति खींची गई जो डीमन ब्लेड बो से भी पुरानी, ठंडी और बेहद रॉयल थी। लिंग, क्या मैं तुम्हारी शक्ति उधार ले सकता हूं? सोच भेजते ही एक तलवार की छाया उसके हाथ में सॉलिड होने लगी। एक विशाल आइस ब्लू तलवार जिसके ब्लेड एटर्नल आइस की तरह बना था। उसकी पूरी बॉडी शांत लेकिन विनाशकारी चमक से भरी थी और हत्थे में एक फ्रोजन स्टार जैसे रत्न जड़ा था। तलवार जैसे ही बाहर आई, टेम्परेचर गिर गया, यहां तक कि मेंटल पोल्यूशन वाला काला धुआं भी जम सा गया। होली स्वॉर्ड, द स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट एंड इटर्निटी, ईहेन क्लाइन की सबसे ऊंची टेक्नोलॉजी से बनी और स्वॉर्ड नाइट लिंक का विशेष हथियार। याद रहे, इस तलवार ने मैमन को कई टुकड़ों में काटकर सील किया था। झंगी ने एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड के हत्थे को दोनों हाथों से पकड़ा, अपनी एलियन एनर्जी बिना रोके उसमें डाल दी और जोर से तलवार को जमीन में घूम दिया। इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन, टिन। समय को पार करती हुई तलवार की आवाज हवा चीर गई। तलवार के छूने की जगह से आइस ब्लू एनर्जी की लहर फैली कई किलोमीटर तक। जहां भी गई, स्पेस की संरचना बदलने लगी। डार्क सन फॉरेस्ट का टूटता बिखरता जंगल गायब और उसकी जगह एक डोमेन बना जिसमें अनगिनत आइस ब्लू तलवारें हवा में तैर रही थी। इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन, समय और स्पेस का फ्यूजन स्किल। झेंग लो के साथ बड़ी लड़ाई के बाद और लिंग की गाइडेंस से
झंगी अब अपनी पावर्स को और बेहतर समझने लगा था, जैसे उसके पास कोई शानदार टीचर हो। इस मूव की इंस्पिरेशन झेंग लो की बाइंडिंग चेन्स से आई, जो स्पेस आइसोलेट करके दुश्मन को फंसा देती थी। भागना असंभव। आइस ब्लू ब्लेड्स आकार और आकार में अलग, कुछ दरवाजे जितनी बड़ी, कुछ बाल जितनी पतली। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।